अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, ये देखें सेल और रिटर्न बेसिस की अगर हम बात करें तो इसकी एडजस्टमेंट्स कंपनी अकाउंट्स में भी आती है और टॉपिक्स में भी आती है, सोल ट्रेडर में भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर कंपनी अकाउंट्स में ये बहुत ज़्यादा आती है। पहले हम ये समझ लेते हैं सेल और रिटर्न बेसिस क्या होता है। लेकिन सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब है या तो सेल्स हो जाएंगी या फिर प्रोडक्ट रिटर्न आ जाएगा। मतलब हम लोग जब कुछ चीज़ें सेल करते हैं कस्टमर को, तो हम कस्टमर को ये बताते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यार ये प्रोडक्ट है, हमने अपने कस्टमर को कहा कि ये मोबाइल फ़ोन है, आप हमसे ख़रीद लें और आप इसको 15 डेज़ तक यूज़ करें। अगर आपको समझ में आता है 15 डेज़ में तो आप इसको बाय कर लीजिएगा हमसे, वरना आप हमें इसे वापस कर दीजिएगा। तो या तो ये सेल हो जाएगा 15 दिन बाद या फिर ये वापस आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सेल्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सामान सेल करा लेकिन सामान चला गया है, बिका नहीं है, कस्टमर तक चला गया है, या तो सेल हो जाएगा या वापस आ जाएगा। तो ये कहलाते हैं सेल और रिटर्न बेसिस पे की हुई सेल्स। तो ये जैसे आपको पता चल रहा है, डे 1 को हमने आज प्रोडक्ट दिया है कस्टमर को, डे 15 तक तो वो रखेगा, उसके बाद कंफर्मेशन आएगी और कंफर्मेशन से हमें पता चलेगा कि वो ख़रीद रहा है या नहीं, ये हमारी सेल्स होंगी या नहीं होंगी। उससे पहले तो हमें नहीं पता चलेगा। तो डे 1 से लेके डे 15 के बाद हमें पता चलेगा कि ये सेल्स हैं या नहीं है। अच्छा, इससे रिलेटेड वो करता क्या है क्वेश्चंस के अंदर, तो ये बात तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रही है कि यार ये तो सामान बिका है या नहीं बिका, ख़रीद लेगा वो या वापस आ जाएगा, ये हमें कब पता चलेगा। हमने जो कस्टमर को सामान दिया है, जो हमने प्रोडक्ट दिया है, उसको सेल किया है, वो वाकई सेल्स हैं या वो रिटर्न हो जाएंगी, ये हमें कब पता चलेगा। जब वो हमें कंफर्म करेगा कि हाँ मैं ख़रीद रहा हूँ, वरना कैसे पता चलेगा। तो इसकी कंफर्मेशन जब तक नहीं आएगी तब तक ये सेल्स रिकॉर्ड नहीं होगी। ये हमारा ही पार्ट ऑफ इन्वेंट्री है, लेकिन रखा हुआ कहाँ है, कस्टमर के पास रखा हुआ है। हो सकता है वो ख़रीद ले, तब हम सेल बना देंगे, हो सकता है ये वापस आ जाए, ये हमारी ही इन्वेंट्री है, उसके पास रखी हुई है। ये होता है सेल और रिटर्न बेसिस। मतलब इन शॉर्ट ये कि सेल और रिटर्न बेसिस पे दी हुई सामान या की हुई सेल्स, ये सेल्स कंसिडर नहीं होती, ये सेल्स नहीं होती। ठीक है। अब वो एरर क्या देता है, अब सुने मेरी बात। वो एग्जामिनर हमें एरर ये देता है कि सेल और रिटर्न बेसिस पे सेल्स की थी, लेकिन गलती से हमने उनको सेल्स कंसिडर कर लिया और रिकॉर्ड कर लिया। हमने उनको सेल समझ लिया और रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या करें, अब इसको हम सेल बना चुके हैं, हमें अब एरर है ये ठीक करना है, ये एडजस्टमेंट में आता है। तो देखिए इसकी 3 एडजस्टमेंट्स होती हैं हमेशा, 1, 2 और 3। हमेशा इसकी 3 एडजस्टमेंट्स होंगी सेल और रिटर्न बेसिस वाले एरर की। कितनी एडजस्टमेंट होंगी? 3। नंबर 1, उसने सेल्स बनाए, हम सेल्स में से ये माइनस कर देंगे, ये हम सेल्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और वो सेल्स इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होंगी। तो क्वेश्चन में जो सेल्स दी हुई हैं उसके अंदर वो कह रहा है सेल और रिटर्न बेसिस वाली इंक्लूडेड है, तो हम उसमें से क्या करेंगे, क्वेश्चन वाली सेल में से सेल और रिटर्न बेसिस हटा देंगे। सेल और रिटर्न बेसिस हटाकर जो सेल्स होंगी वो सेल्स हैं एक्चुअल, क्योंकि सेल और रिटर्न बेसिस वाली सेल अभी तक सेल हुई नहीं है, वो बिका नहीं है सामान। तो हम सेल्स में से पहले सेल और रिटर्न बेसिस माइनस करेंगे, फिर जो सेल आएगी वो इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जब उसने इसको गलती से सेल बना दिया था तो उसने इसे गलती से रिसीवेबल में भी डाल दिया था, तो ये रिसीवेबल में भी डला हुआ है। जब इसने सेल बनाया है तो पैसे तो दिए नहीं है कस्टमर ने, क्योंकि कस्टमर ने तो कंफर्मेशन की नहीं है, कस्टमर ने तो अभी तक खरीदा ही नहीं है, लेकिन आपने सेल बना दिया, तो दूसरी डबल एंट्री क्या बनाई होगी सेल के साथ साथ, तो दूसरी डबल एंट्री बनाई होगी रिसीवेबल में ही ऐड हुआ होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिसीवेबल में से भी माइनस कर देंगे ये वाला अमाउंट, सेल और रिटर्न बेसिस वाली। फिर वो रिसीवेबल हम रिकॉर्ड करेंगे SOFP में। तो नंबर 1, सेल और रिटर्न बेसिस वाली सेल्स में से माइनस होगी।
नंबर 2 रिसीवेबल से भी माइनस होगी, और नंबर 3 जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना क्वेश्चन में, क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये ऐड होगी। क्योंकि ये हमारी इन्वेंट्री है, बेशक ये कस्टमर के पास रखी हुई है, फिजिकली ये कस्टमर के पास रखी हुई है, लेकिन ये है किसकी इन्वेंट्री है? ये हमारी इन्वेंट्री रखी हुई कस्टमर के पास है, लेकिन है तो हमारी इन्वेंट्री, अभी तक बिकी नहीं है, तो ये हमारा पार्ट ऑफ इन्वेंट्री है, तो हम इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्लस करेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्लस करेंगे तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में, और फिर ऐड करना पड़ेगा। ये सवाल में किस पे दी हुई होगी? ये क्वेश्चन में दी हुई होगी सेलिंग प्राइस पे। हम इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है ना, इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है हमेशा? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे। तो ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री में ऐड होगी, लेकिन किस प्राइस पे ऐड होगी? कॉस्ट प्राइस पे ऐड होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेल और रिटर्न का अमाउंट है 3000, हमने इसको सेल में मिला दिया है। करेक्शन करते हैं इसकी। नंबर 1 सेल्स में से माइनस करेंगे इसको, फिर जो सेल्स आएंगी ये लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट में। नंबर 2 रिसीवेबल से भी माइनस करेंगे हम इसको, फिर जो रिसीवेबल आएंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। और नंबर 3 क्लोजिंग इन्वेंट्री में हम इसको ऐड करेंगे, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री में हम 3000 ऐड नहीं करेंगे, इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या देखेंगे सवाल में? मार्कअप और मार्जिन। वैसे तो ये सेलिंग प्राइस है, इस पे क्या लगेगा? मार्जिन लगेगा। तो फॉर एग्जांपल सवाल में 25% मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप तो लगता नहीं है, तो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस है, सेल करी थी इतने की, सेलिंग प्राइस है। तो हम क्या करेंगे? इसको मार्कअप को कन्वर्ट करेंगे। पहले किस में कन्वर्ट करेंगे मार्कअप को? मार्जिन में, क्योंकि सेलिंग प्राइस में मार्जिन लगता है। तो 25% मार्कअप कन्वर्टेड इनटू मार्जिन, 20% मार्जिन आएगा। ये कराया हुआ आपको, फिर से देख लें, ये रिकॉर्डिंग है मेरी यूट्यूब पे ही, मार्कअप टू मार्जिन कन्वर्जन की ना। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मार्कअप से जब आप मार्जिन पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं? ऐड करते हैं न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। ये कैसे होता है? तो 25% मार्जिन था ना, सॉरी मार्कअप था, 25% मार्कअप। अब हमें इसको मार्जिन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में प्लस, तो हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 125 इंटू 100। ऐड न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, 20% आ जाएगा मार्जिन। अब मार्जिन आ गया, अब आप इस पर लगाएंगे 20% मार्जिन, प्रॉफिट आ जाएगा जो इसके अंदर इंक्लूडेड है। इस 3000 के अंदर 600 रुपये का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से। तो 3000 में 600 का मुनाफा है, 3000 रुपये में से 600 का जो मुनाफा है वो हटा दें, तो हमारा प्रोडक्ट कितने की है? कॉस्ट कितनी है उसकी? 2400। ये कॉस्ट निकल आएगी इस तरह से। तो सेल और रिटर्न बेसिस पे सेल किया हुआ जो सामान है उसकी कॉस्ट प्राइस निकाली जाएगी, जैसे यहाँ पे निकाली आगे 2400, और इसको फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री में ऐड करके ये क्लोजिंग इन्वेंट्री फिर इनकम स्टेटमेंट में और SOFP दोनों में रिकॉर्ड होगी, ये रिकॉर्ड होगी। तो 3 एडजस्टमेंट्स होंगी सेल और रिटर्न बेसिस वाली एडजस्टमेंट की, याद रखिएगा। सेल और रिटर्न बेसिस को अगर उसने सेल बना दिया है तो एक तो ये सेल्स में से माइनस होगी, रिसीवेबल में से माइनस होगी, और क्लोजिंग स्टॉक में प्लस होगी कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट होकर। ठीक है, अब आ जाएं पास पेपर के सवाल पे। ये देखें डी लिमिटेड, ये पास पेपर का सवाल है कंपनी अकाउंट्स का। इसमें देखें एडजस्टमेंट पढ़ें। रेवेन्यू इंक्लूडेड goods that had been sold to a customer on a sale or return basis on 28th December। सेल्स के अंदर, रेवेन्यू के अंदर हमने इंक्लूड किया हुआ है सेल और रिटर्न बेसिस पे सेल हुआ हुआ सामान इंक्लूड किया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी? 40,000, और इस पर 25% मार्कअप था। ये पढ़ें कितना मार्कअप था? 25% मार्कअप था। अभी तक पता ही नहीं चला वो ख़रीद रहा है या नहीं ख़रीद रहा। भाई जब पता ही नहीं चल रहा तो आपने इसको सेल्स में क्यों मिलाया हुआ है? तो 40,000 की सेल्स खामा खाई में ऐड हुई है।
सेल और रिटर्न बेसिस की एडजस्टमेंट नंबर 1 यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इसको सेल्स और रेवेन्यू में से माइनस करेंगे। देखें सेल्स कितना है, रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, ये रहा रेवेन्यू, ये रहा 5120। तो इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू क्या लिखा जाएगा, 40 जो खामखाई में ऐड हुआ है ये वाला 1000 है, 3 0 हटा दें क्योंकि ऊपर सारी फिगर 1000 में 40 माइनस किया तो आ जाएगा 5080। ये इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू लिखा जाएगा नंबर 1। नंबर 2, इसको हमें रिसीवेबल में से भी माइनस करना है। रिसीवेबल देखें कितने हैं, ये 640 के रिसीवेबल्स हैं। तो 640 में से हम ये 40 सेल और रिटर्न बेसिस वाला जो बिला वजह ऐड किया हुआ ये हटा देंगे तो 600 के रिसीवेबल हो जाएंगे। इस पे लगेगा फिर पीबीडी वगैरह परसेंटेज अगर है तो 600 के हो जाएंगे रिसीवेबल। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3, क्लोजिंग इन्वेंट्री में हम ऐड करेंगे इससे, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री में हम 40 की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, हम इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे फिर ऐड करेंगे। क्या है मार्कअप, 25%। अब मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप सेलिंग प्राइस पे नहीं लगता, ये सेलिंग प्राइस है 40 की। तो हम क्या करेंगे, इसको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करेंगे। 25% मार्कअप है, मार्जिन में ले जाने के लिए ऐड न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन न्यूमिनेटर 25 को डिनोमिनेटर 100 में ले आए तो 25 अपॉन 125, 20% बनेगा ये मार्जिन। अब ले आए इधर, तो 40,000 का गुड था, 20% मार्जिन लगा, 8 आ गया प्रॉफिट, माइनस करा तो 32 इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में हम इसकी कॉस्ट प्राइस 32 ऐड कर देंगे। ये तीसरी एडजस्टमेंट होगी। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री फिर इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी दोनों जगह रिकॉर्ड होगी। तो 3 एडजस्टमेंट होती है, सेल और रिटर्न, सेल में से माइनस, रिसीवेबल में से माइनस, फिर पीबीडी वगैरह लगेगा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री में कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के बाद ऐड। लोग कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट नहीं करते, ये याद रखें, पहले कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट होगा फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री में ऐड होगा। सेल और रिसीवेबल में से सेलिंग प्राइस वाला ही माइनस होगा। एक और एग्जांपल, सेम है ये, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ये सवाल देखें। On 15 June, goods were delivered and invoiced to a credit customer on a sale or return basis. The goods had a selling price of 12,000, 25% markup. आगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बताई हुई है, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12,000 है तो हम इसको क्या करेंगे, सेल में से माइनस करेंगे। कहाँ है रेवेन्यू, ये रहा रेवेन्यू, 12,000 इधर से माइनस होगा। रिसीवेबल में से माइनस करेंगे, 12,000 रिसीवेबल में से माइनस होगा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री में ऐड होगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस पर। 12,000 सेलिंग प्राइस है, 25% मार्कअप है, मार्कअप इस पर लगता नहीं है, सेलिंग प्राइस पे क्या लगता है, मार्जिन। तो इसको मार्जिन में कन्वर्ट करें, 20% मार्जिन आएगा, तो इस पर 20% लगाएं तो 2,400 का मुनाफा आ जाएगा, प्रॉफिट। तो 12,000 की चीज़ है, 2,400 इसमें प्रॉफिट है, हटाएं तो 9,600 की आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। ये फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री में ऐड होगा 9,600। तो 3 एडजस्टमेंट्स, सेल से माइनस, रिसीवेबल में से माइनस, और इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्लस। ठीक है, समझ में आ गया आपकी सेल और रिटर्न बेसिस।